बच्चे कहेंगे सर मनी एंड बैंकिंग तो पढ़ चुके थे, फिर से दलिद्र कहाँ से चला आया। कुछ आईसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स छूटे हुए हैं, वो सीबीएसई वाले बच्चों को सीयूईटी में काम आएंगे, क्योंकि सीयूईटी में क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता है। और उनसे 12th का मतलब ये नहीं है कि जो सीबीएसई डिफाइन करता है वो, दे कंसिडर अदर बोर्ड्स एज वेल। तो वहां पे मत बोलिएगा कि नहीं ये तो हमारे सीबीएसई में था नहीं, हम तो सीबीएसई की पैदावार है, हम तो केस कर देंगे। तो फिर वो कहेंगे आप एक चौथा सब्जेक्ट लीगल स्टडी भी ले लीजिए चाहे तो। चलिए, सो जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं मैं उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करूंगा, जो छूटे हुए हैं बस हम उनका जिक्र करेंगे। तो मीनिंग ऑफ मनी वगैरह तो हम कर चुके थे, काइंड्स ऑफ मनी भी पूरा हो चुका था चलन, देयर आफ्टर ये सब हो चुका था, फंक्शन ऑफ मनी वी हैव ऑलरेडी डन। तो मनी में आई डोंट थिंक सो कि कुछ खास हमारा बचा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी ये भी हो गया चिल्ड्रन, दिस ऑल वी डिड। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी हम कर चुके थे। सीधे आते हैं मनी सप्लाई के बाद आपको एक छोटा सा रीडिंग टॉपिक मिलेगा, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, इन्फ्लेशन। होता क्या इन्फ्लेशन? द फिनोमेना वेयर देयर इज अ consistent rise in price of goods and services, we call that as what children, inflation basically। समझ में आ गया? अब इन्फ्लेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है सर मनी के बाद? भाई 1980 में पेट्रोल की तो बात चलिए कर लेते हैं। मान लीजिए पेट्रोल यूज टू बी 8 रुपी पर लीटर, और मान लेते हैं 2020 में इट वॉज 80 रुपी पर लीटर। तो अगर किसी के पास 100 रुपए रहे हो 1980 में चिल्ड्रन, वो कम से कम 12.5 लीटर पेट्रोल परचेज कर लेगा, यस और नो? बट आज वो हार्डली 1.25 लीटर्स के आसपास ही परचेज कर पाएगा। 100 रुपए का नोट तो 100 ही रुपए का है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स वैल्यू हैज गॉन डाउन। और कौन जिम्मेदार है इस वैल्यू ऑफ मनी को गिराने के लिए? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा वैल्यू ऑफ मनी उतनी कम हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, सो इन्फ्लेशन का मतलब सबको समझ में आ गया क्या होता है बच्चों? चलते हैं आगे। ये सब टाइम पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, यहाँ पे अगर होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ऐसे ही बता दूंगा। एक होता है चिल्ड्रन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये गलत लिखा है यहाँ पे। और दूसरा होता है व्हाट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल। क्योंकि बाजार में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पब्लिक को लूटने की फिराक में प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड पुल। क्योंकि जहां से मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, देयर द सप्लायर इज चार्जिंग मी मोर प्राइस। क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक सप्लाई का प्राइस बढ़ा दिया, तो मेरी मशीन चलाने की कॉस्ट भी बढ़ गई। मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरे रेंटल्स को इंक्रीज कर दिया, रेंट मेरे को पहले के मुकाबले ज्यादा देना पड़ता है। तो जब मेरी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा बच्चों, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के बस में नहीं है, बट डिमांड पुल पर्सन के बस में होता है। तो जब पीवीआर को पता लगता है कि भाई लोग ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, मूवी देखने आना चाहते हैं, तो मूवी के टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे, तो डिमांड पुल हो गया। बट अगर उनके यूएफओ के चार्जेस जिससे वो मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, या उनके स्टाफ की सैलरीज, या जिस एग्जिबिटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीदते हैं, डाउनलोड चार्जेस सब बढ़ जाए, तो व्हाट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ मूवी टिकट चिल्ड्रन? वो भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए, तो इन्फ्लेशन के बाद हमारा मनी बैंकिंग में चिल्ड्रन टाइप्स ऑफ बैंक इज द टॉपिक, जिसमें से दो चीजें तो आपको आती हैं, बट मैं टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा, एंड आई वांट कि बच्चों आप भी इस डायग्राम को कॉपी करें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए, सो एवरीबडी नोज द नेम ऑफ द एपेक्स बैंक इन द कंट्री, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई दो तरह की बैंकिंग करता है, one is called as urban banking and other is called as rural banking children। I repeat, one is called as urban banking, urban banking मत बोलिएगा वो बिस्किट आता है, और दूसरी है चिल्ड्रन व्हाट इज नेम्ड एज रूरल बैंकिंग। ये बात समझ में आ गई? अब क्योंकि आरबीआई के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है फंक्शंस को निभाने के लिए, तो रूरल बैंकिंग के लिए उन्होंने एक पैरेलल हेड क्रिएट कर दिया, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और अब बच्चों नाबार्ड के अंडरनीथ
वी हैव सो कॉल्ड मेनी बैंक्स जो रूरल सेक्टर में सो कॉल्ड रूरल पॉपुलेशन को सर्विसेज देते हैं. दे आर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, दे आर रीजनल रूरल बैंक्स एंड दे आर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है सर? कुछ 8-10 लोग आपस में वॉलंटरी मिल जाते हैं, बैंक के थ्रू पैसे बोरो करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और लोगों को लोन देते हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंक बोलेगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपको लोन नहीं दे पाएंगे. आप एक काम करिए, आप हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाइए. देयर 4-5 पीपल आर अवेलेबल जो आपके घर की कंडीशन, आपकी कंडीशन आपको ठीक से जानते हैं. हम उनको लोन देंगे, आप उनसे बोरो कर लीजिए. सो ये काम बेसिकली आप सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना के कर सकते हैं. जितने भी बैंक्स आपको अर्बन एरिया में नजर आते हैं उनकी गांव में भी ब्रांचेस होती हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण शाखा, दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रीजनल रूरल बैंक्स. ये गांव में लोगों को वही सर्विसेज देते हैं जो शहर में बैंक हमको और आपको देते हैं. गॉट इट? देयर आफ्टर वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. ये क्या काम करते हैं सर? ये जमीन की बाइंग के लिए आपको लोन देंगे. ट्रैक्टर भी अगर चाहिए तो उसके लिए भी आपको लोन दे देंगे. तो रोजमर्रा की हरकतों के लिए कौन से बैंक को कांटेक्ट करेंगे हम लोग गांव में? रीजनल रूरल बैंक. अर्बन बैंकिंग की बात करें तो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स चिल्ड्रन. वन इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक एंड अदर इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल. सो एक हो गई आपकी डोमेस्टिक बैंकिंग और एक हो गई आपकी इंटरनेशनल बैंकिंग. अभी इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होती है सर? डोमेस्टिक बैंकिंग में वी हैव बैंक्स जिन्हें आप क्या नाम देंगे चिल्ड्रन? कमर्शियल बैंक्स. और इंटरनेशनल बैंकिंग में वी हैव एक्सिम बैंक्स. ये कौन से होते हैं सर? ये एक्सक्लूसिव ब्रांचेस होती हैं जो सिर्फ एक्सपोर्टर्स को लोन देंगी कि रॉ मटेरियल बाहर से आप गुड्स खरीदने बाहर से तो बोरो कर लीजिए. इंपोर्टर्स को लोन देंगे और ये किसी को लोन नहीं देते. और वो कमर्शियल बैंक्स जो डील करते हैं करेंसी के एक्सचेंज में, आप उन्हें क्या बोलते हैं? फॉरेक्स बैंक्स. अब यहां पे थोड़ा सा समझने लायक बात ये है, एक्सिम बैंक स्पेसिफिक ब्रांच होती है, वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को ही सो कॉल्ड डील करती है, किसी दूसरे को एंटरटेन नहीं करते, भगा देंगे आपको वहां से बाहर. बट जो फॉरेक्स बैंक होती है ये कोई स्पेशल ब्रांच नहीं होती है, वही नॉर्मल ब्रांच जहां पे आपके पापा का अकाउंट है. यू कैन गो देयर एंड कन्वर्ट योर रूपी इनटू एनी अदर कंट्रीज करेंसी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग समझ में आ गई बच्चों? देयर आफ्टर डोमेस्टिक बैंकिंग में वी हैव इंडस्ट्रियल बैंक्स ऑल्सो. अब सर ये कौन होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं दैट क्या आप लोगों ने कभी HDFC का नाम सुना है? आप कहेंगे सर कभी क्या, बहुत सुना हमने. क्या आपने कभी IDBI की ब्रांच देखी है? एक नहीं सर 10 बार देखी. अंधे थोड़ा हम लोग. आप अंधे तो नहीं है बट आप जवाब सब गलत सलत दिए जा रहे हैं. आपने HDFC बैंक कभी देखा ही नहीं होगा. सॉरी, HDFC कभी नहीं देखा होगा आपने और ना अब देख पाएंगे. आपने क्या देखा है? HDFC बैंक. आपने बच्चों IDBI कभी नहीं देखा. आपने क्या देखा है? IDBI बैंक. सर इनमें फर्क क्या है? ईयर्स अगो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च की थी 91 में, तो उन्होंने काफी बैंक्स को लाइसेंस देना स्टार्ट किया. कुछ को लाइसेंस मिला, कुछ को नहीं मिला. जैसे ICICI बैंक को लाइसेंस नहीं मिला तो उन्होंने बैंक ऑफ मदुरई को खरीद लिया, तो लाइसेंस भी ऑटोमेटिकली उनके पास आ गया. तो एट द वेरी बिगिनिंग HDFC एंड IDBI दे वर डूइंग ओनली इंडस्ट्रियल बैंकिंग. बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाटाज, गोदरेज, उस समय अडानी अंबानी का जमाना नहीं था, उन्हीं से ये लोग डिपॉजिट्स लेते थे और लेंडिंग भी उन्हीं को करते थे. बट जब क्या कह रहे हैं कोई? तुषदा जी नींद आ रही तो मुंह धो लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है. क्लियर? मैं तब तक म्यूट पे डाल देता हूँ. हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये नाम था इसका बेसिकली. और जनरली ये लोन देते थे, बैंक्स को भी लोन देते थे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी HDFC से 50 करोड़ ले आया और एक एक दो दो फ्लैट और अपार्टमेंट के लोन बांट रहा है. तो HDFC के पास और IDBI के पास उस जमाने में इंडस्ट्रियल बैंकिंग लाइसेंस था, रिटेल बैंकिंग लाइसेंस नहीं था. जैसे 5G का इंडिया में लाइसेंस रिलायंस जियो के पास है,
एयरटेल के पास है, बट अडानी साहब के पास 5G का इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, रिटेल लाइसेंस नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में मोबाइल टेलीफोनी सर्विस नहीं दे सकते, वो इंस्टीट्यूशंस को 5G कनेक्टिविटी दे सकते हैं, आपके स्कूल को दे सकते हैं, हॉस्पिटल को दे सकते हैं, बट हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स को नहीं दे सकते। तो ये बैंक्स चला करते थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। जब आरबीआई ने थोड़ा सा लिबरल होना स्टार्ट किया 90s के आसपास और बैंक्स के लाइसेंसेस को थोड़ा इजी किया, तो एचडीएफसी और आईडीबीआई एज वेल एज बच्चों इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में वी हैड आईसीआईसीआई, इन सब ने सोचा क्यों ना हम भी एसबीआई की तरह, कैनरा बैंक की तरह, इलाहाबाद बैंक की तरह, इंडियन बैंक की तरह, पंजाब नेशनल बैंक की तरह रिटेल बैंकिंग चालू करें। तो एचडीएफसी पिताजी थे, इन्होंने अपने बेटे को एक दुकान खुलवा दी। आईडीबीआई वाले भी पिताजी थे, इन्होंने अपने बेटे को एक दुकान खुलवा दी। और आईसीआईसीआई ने भी अपने बेटे को एक दुकान खुलवा दी। तो आईसीआईसीआई की रिटेल दुकान का क्या नाम हो गया बच्चों? आईसीआईसीआई बैंक। आईडीबीआई की रिटेल दुकान का नाम आईडीबीआई बैंक, और एचडीएफसी की रिटेल बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटे का बिजनेस इतना बड़ा हो गया, पिताजी से उसने कहा अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप घर बैठिए, बिजनेस हम देख लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो कुछ टाइम पहले, अभी लास्ट ईयर्स में आपने देखा होगा शायद, एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी को खरीद लिया, आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई को खरीद लिया। वैसे ही आईडीबीआई बैंक काफी अपना आईडीबीआई खरीद चुका है, थोड़ा सा खरीदना बाकी है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो आप जिसको जानते हैं वो एचडीएफसी बैंक है, इट्स अ कमर्शियल बैंक। आईडीबीआई इज ऑल्सो अ कमर्शियल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो अ कमर्शियल बैंक। तो एचडीएफसी जैसा अब इंडिया में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है। आईडीबीआई इज इंडस्ट्रियल बैंक। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से पूरा बैंकिंग का बाइफरकेशन या सेगमेंटेशन हर देश में होता है। समझ में आ गई बच्चों बात? और अगर आप रूरल बैंकिंग में थोड़ा सा और अर्बन बैंकिंग में थोड़ा सा एड ऑन कर लें कि भाई कुछ चीजें कॉमन होंगी यहाँ पे, तो बच्चों एक चीज बड़ी कॉमन है इन अर्बन बैंकिंग एंड रूरल बैंकिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया। सारे के सारे पोस्ट ऑफिसेस अब बैंक्स बनने की तैयारी में है। वेट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। पोस्ट ऑफिस अपना चेकबुक लॉन्च कर चुका है पिछले 5 साल में। पोस्ट ऑफिस का मोबाइल बैंकिंग ऐप भी आता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। 3.1 रेटिंग का घटिया ऐप है, गॉट इट क्लियर? बट अभी इनका कार्ड आना बाकी है, वो इस साल से आ जाएगा, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ रुपे कार्ड ही देंगे बेसिकली। तो पोस्ट ऑफिस में जो पहले काम होता था, लेटर्स डिस्पैच, स्टैम्प्स की सेल वगैरह का, ये काम प्रैक्टिकली बंद हो चुका है। पीपल आर वेल अवेयर, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो वो ज्यादा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, ये अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में खुला करते थे, बट ये बैंक में भी खुलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का धंधा पानी थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चौपट जा रहा है। तो ये चौपट ना हो, गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर्स को अनएम्प्लॉय ना करना पड़े, तो दीज पोस्ट ऑफिसेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू बैंक्स। बट ये थोड़े स्मॉल बैंक्स होंगे, मतलब यहाँ पे अडानी और अंबानी टाइप लोगों को बोरोइंग अलाउड नहीं होगी। ये एक्चुअली जियो मनी या पेटीएम टाइप नहीं, ओनली पेमेंट्स बैंक की तरह काम करेंगे। आप डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसे का लेन देन सेविंग अकाउंट तक ही करेंगे, करंट अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांचेस इंडिया में है बच्चों, वो रूरल एरियाज में है या तो रेजिडेंशियल एरियाज में है। कमर्शियल एरियाज में इनका स्पैन उतना ज्यादा नहीं है। तो दे विल बी वर्किंग मोर ऑन सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बेसिकली। तो हो सकता है 2-3 साल बाद पोस्ट ऑफिस एजेंट आपके घर आए और कहे हम म्यूचुअल फंड आजकल बेच रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी पोस्ट ऑफिस बेचने लग गया आजकल। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सबने कॉपीफाई कर लिया? चलिए, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? आरबीआई बता दिया बच्चों। कमर्शियल बैंक हैव बीन टोल्ड टू यू। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पढ़ा था आपने। अब हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंक नहीं होते। लास्ट जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, पहले काफी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलकर बैंक चलाया करते थे। महाराष्ट्र का भी आप मुंबई गए हो तो आपने लॉर्ड कृष्णा बैंक का नाम सुना होगा। ये सारे बैंक्स पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे। दे वर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई एज वेल एज नॉट गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। खूब धालमेल करते थे, खूब भयंकर। तो आरबीआई ने कहा कि भैया अगर बैंक चलाना है तो प्लीज गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
समझ में आ गया? तब तो आपको बैंकिंग लाइसेंस कंटिन्यू होगा, एल्स आपका लाइसेंस बंद हो जाएगा। तो इंडिया में बच्चों सिर्फ किताबों के अंदर कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे, सोनार रेडिएशन से भी सबमरीन में सुनने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको नजर या महसूस नहीं होगा। तो सर यहाँ किताब में काहे लिखा है? सिलेबस बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? तो 90% सिलेबस तो हिस्ट्री का हो चुका है, तो आप हिस्ट्री पढ़े या पुराना सिलेबस पढ़े, बात एक ही है। रीजनल रूरल बैंक्स, वही सारे कमर्शियल बैंक्स जिनके आगे लिखा होता है हिंदी में ग्रामीण बैंक। ये जो ग्रामीण बैंक लिखा होता है, आप कभी बाई रोड ट्रैवल करते हैं तो लेफ्ट राइट आपको बैंक नजर आते होंगे, दे ऑल आर रीजनल रूरल बैंक्स। बट कभी देखा है HDFC बैंक ग्रामीण शाखा? नहीं, क्योंकि इनके खर्चे इतने ज्यादा है। नॉर्मली इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर टाइप शहरों में 10,000 20,000 रुपए चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। गांव वाला कहेगा मेरे तो साल भर की सेविंग इतनी नहीं है, इसलिए ये बैंक्स गांव वगैरह में ऑपरेट नहीं होते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आई ऑलरेडी टोल्ड किस लिए लोन देते हैं। एक्सचेंज बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, एग्जिम बैंक्स भी आपको बता दिया। डेवलपमेंट बैंक्स धीरे धीरे कंट्री में खत्म हो रहे हैं। लास्ट जो थे इट वाज IDBI एंड ICICI एज वेल एज HDFC, अब ये खत्म हो चुके हैं बच्चों। IFCI थोड़ा बहुत बचा हुआ बट कहानी इनकी भी समाप्त है। ICICI नजर आ रहा है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। 55 से चल रहे हैं, 1955 से, और जब आप बचपन में भी नहीं थे इतने बड़े। तो अब धीरे धीरे इनका सब बिजनेस बंद किया जा रहा है, क्योंकि हर बैंक चाहता है दैट हमारी कॉस्ट कम हो जाए, तो कॉस्ट कटिंग के केस के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो और तो कुछ यहाँ पे है नहीं बच्चों। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब सर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। या आप अगर और रियल लाइफ में इसको देखना चाहें, जिस बैंक में आप जाएं और आपको बड़ा झेलाया जाए, जहां पे 365 दिन में 40 दिन छुट्टी और 319 दिन आपसे बोला जाए आज नेटवर्क नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन है, तो आप कहिए लाइए हम उठा देते हैं नीचे से, पता नहीं कौन सा इंटरनेट है इनका, सर्वर ही डाउन रहता है। इज दैट क्लियर? हो सकता है ये लोग वो अभी भी टेलीनॉर का 2G नेटवर्क ले रहे हैं, मेरे पास भी था किसी जमाने में, 59 रुपीज पर मंथ का इंटरनेट रिचार्ज होता था। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, चाय पी लीजिए 2 कप, उसके बाद आपको लगेगा अच्छा आप जा रही है ईमेल। तो पता नहीं कौन सा सर्वर इनके पास रहता है, इनका डाउन रहता है। बट HDFC और ICICI, मैं कोई इनका एजेंट नहीं जो इनकी तारीफ कर रहा हूं, बट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे अगर आपके अकाउंट्स हो, हैव यू एवर हर्ड की सर्वर डाउन है? नो, इनके पास मल्टीपल इंटरनेट लाइंस होती हैं, आई रिपीट मल्टीपल इंटरनेट लाइंस। और जो HDFC ICICI बैंक्स स्टॉक मार्केट ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं चिल्ड्रन, दे वर्क थ्रू अ वीसैट। वीसैट क्या होता है? कुछ बच्चे पता है इसका फुल फॉर्म क्या बताते हैं? वेरी स्मॉल सैटेलाइट। जैसे डिश एंटेना लगा होता है घर पे, डिश टीवी का, एयरटेल का, सीधे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी आती है, वैसे ही बैंक की ब्रांचेस के ऊपर एक छोटी सी छतरी नजर आएगी आपको, डिश एंटेना। इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसको लगवाने के लिए आपको आपके टेलीफोन एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ता है। इट्स अ लीज्ड लाइन, इंटरनेट डायरेक्टली सैटेलाइट से आपको मिलता है। गॉट इट क्लियर? और यहाँ पे कभी तार कट गई, केबल टूट गया, नेटवर्क डाउन है, ये सब नाटक कभी नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, अब ये प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं भाई? इसी का उल्टा, जहां पे कभी आपको झिलाया ना जाए, जहां पे आप फोन कर दें ऑफिस बॉय घर आके आपसे पैसे लेके चला जाए, दीज आर कॉल्ड एज प्राइवेट बैंक्स। समझ गए इस बात को? समझ गए? और पोस्ट ऑफिस तो इंडिया में सुपर इनएफिशिएंट है। मैंने इनको 10 दिन पहले चेक दिया था ट्रांसफर होने का, अभी तक आया ही नहीं अकाउंट में। समझ में आ गई बात? फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? इंडिया में अगर आप बोले सर फॉरेन बैंक्स तो हो ही नहीं सकते, नाम से फॉरेन बैंक्स होते हैं, व्हेन दे कम टू इंडिया दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जब तक वो इंडिया में रजिस्टर नहीं होंगे, वो इंडिया में बिजनेसेस नहीं कर सकते। तो आपने ABN AMRO, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज, डॉशे बैंक, सर इडलो बैंक नहीं, इडलो, डोसा का डोसे हो गया तो इडली का इडलो हो। ये सब बैंक्स बेसिकली इंडिया में क्यों खोले गए मैं आपको बताता हूं। जो मल्टीनेशनल्स इंडिया में बिजनेस करने आए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, उनको इंडियन बैंकिंग प्रैक्टिस कुछ पसंद नहीं आई होगी, तो उन्होंने अपने बैंक्स को बोला हम भी वहां दुकान खोल लें, तुम भी वहां दुकान खोल लो अपनी, तो हम तुम्हारे यहीं पैसा जमा
करा देंगे। तो इलाहाबाद में आपको ये सॉरी मतलब इलाहाबाद में सब ब्रांचेस नहीं नजर आती हैं, दिल्ली मुंबई में आपको डॉशे बैंक वगैरह नजर आ जाएंगे। लखनऊ वगैरह में भी इक्का दुक्का ब्रांच है। क्या हुआ? सिटी बैंक भी इंडिया वाला अब अलग हो चुका है। जो यूएस वाला था वो दिवालिया घोषित हो गया था रिसेशन जब 2005 का आया था। तो दिस इज द इंडियन ब्रांच। एबीएन एमरो एंड ऑल दैट, एचएसबीसी का नाम आपने सुना होगा, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये बड़े सिटीज में आपको मुंबई वगैरह में ज्यादा नजर आते हैं। इफ्को टोक्यो बैंक का नाम सुना है? इफ्को टोक्यो ये न्यू दिल्ली में काफी चलता है आजकल। चलिए खैर, और टाइप ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल दैट ये सब तो फंक्शन हो चुके हैं हमारे, तो इसमें कुछ भी बच्चों बचा नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन भी बता दिया था। चलिए ये सब पूरा हो गया था कंप्लीट। चलिए कुछ खास इसमें बचा नहीं है। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये थोड़ा सा लिख लीजिए, मजा आएगा असर्शन रीजनिंग आंसर करने में आपको। क्लास ऑफ कॉपी में सब लोग लिख लें अपनी। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एन इकोनॉमी, बैंक का एक देश में क्या रोल होता है? पहला, अगर बैंक्स ना होते बच्चों तो आप अपने पैसे कहां पे रखते? अगर खानदानी इंसान होते तो मटके में दबा के मिट्टी के नीचे, और अगर रिक्शे वाले होते तो रिक्शे की सीट के नीचे, और कोई तीसरा तरीका है नहीं। तो अगर बैंक्स आ गए तो पैसा फ्रॉम द सरप्लस यूनिट गोज टू होम चिल्ड्रन, टू द डेफिसिट यूनिट। जिसके पास पैसे नहीं है आपके पैसे उसके पास पहुंच जाएंगे, उससे बैंक इंटरेस्ट वसूलेगा और आपको इंटरेस्ट दे देगा। समझ गए? बैंक एकदम इस वाटर बॉटल की तरह है, पानी इसमें भरा है और फिर मेरे पास आ गया, मोबिलाइज हो रहा है। ओके, समझ गए? चलिए, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मान लीजिए इंडिया की 141 करोड़ की आबादी एक एक रुपए भी अपने घर में अगर रख रही है, तो 141 करोड़ रुपीस कहां पे है? घर में पड़े हैं, जिसका कोई काम नहीं है। एक रुपए में सिर्फ चूरन आ सकता है, और चूरन वाला भी आजकल चूरन नहीं बेच रहा है। तो कितना पैसा कंट्री में बेसिकली आउट ऑफ द सिस्टम पड़ा हुआ है? 141 करोड़। अगर ये सारा का सारा पैसा बैंक्स के अंदर आ जाए बच्चों, तो मनी सप्लाई वुड, खैर मनी सप्लाई तो आपके पास पड़ा है तब भी है, बट मनी सप्लाई एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। आई रिपीट, मनी सप्लाई एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। कहने को मनी सप्लाई है, पैसा घर में पड़ा है, बट ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये पैसा अगर बैंक्स को मिल जाए तो बैंक कहेगा कि भाई अगर कंट्री में 25 लाख रुपए का एक घर फ्लैट सस्ता वाला मिल जाए, तो 141 करोड़ में सैकड़ों फ्लैट्स बिक जाएंगे। कितना कंट्री में प्रॉफिट मेकिंग होगी, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। तो आप पैसा अपना हमारे पास जमा कराएं, अपने घरों में ना रखें। तो अगर बैंक्स ना होते, क्या बच्चों कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा कुछ होता? बिल्कुल भी ना होता। लिख दिया। प्रोविजन फॉर फाइनेंस एंड क्रेडिट, हैड देयर बीन नो बैंक वुड देयर बीन एनी क्रेडिट क्रिएशन चिल्ड्रन? वुड देयर बीन एनी क्रेडिट क्रिएशन? नो। बैंक है तभी क्रेडिट है। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, मेरे को विश्वास नहीं है। आप मेरे को लोन नहीं देंगे क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो लोन उन्हीं दो लोगों के बीच में होता है जिनको एक दूसरे के ऊपर फेथ हो। तो आई कैन गिव माई मनी टू द बैंक हु प्रोमिसेस अंडर न्यू रूल कि 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस है मेरे पैसे का। अगर बैंक भाग भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए देगी। सर बढ़िया सर, 1 लाख बैंक में जमा किया, 5 लाख मिल गया। 5 लाख तक बोला है, ये नहीं बोला कि 5 लाख मिलेगा। अगर आपका 25 करोड़ भी जमा और बैंक भाग गया तो आपको 5 ही लाख मिलेगा, बट इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ओके, हाउ इट असिस्ट्स इन फॉरेन ट्रेड, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था चिल्ड्रन, किस बैंक का? एग्जिम बैंक। इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, आप बैंक से पैसा बोरो कर लीजिए, रॉ मटेरियल खरीद के गुड्स मैन्युफैक्चर करिए और उन्हें एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लीजिए। इफ यू आर एन इंपोर्टर, आप रॉ मटेरियल दूसरे देश से इंपोर्ट करिए, इंडिया में उसको प्रोसेस करके उसके गुड्स बनाइए और मार्केट में बेच के पैसा कमाइए। तो हु असिस्टेड इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग चिल्ड्रन? सम बैंक इटसेल्फ। ओके, हाउ डज इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस भी पर्पस के लिए आपको पैसा चाहिए बैंक दे देगा। सर सट्टा खेलना है सर, लॉटरी में पैसा लगाना है, बैंक इसके लिए पैसा नहीं देता। अच्छा सर किसी कत्ल करना है तो हम कहते हैं लो 1 लाख दे दो, सुपारी देनी है हमको। बैंक कहेगा आओ हम तुमको सुपारी का पूरा कत्था चूना एक साथ दिलवाते हैं, और सीधे आप जेल में जाएंगे। तो बैंक क्या इन हरकतों के लिए आपको लोन देगा? बिल्कुल भी बैंक इन हरकतों के लोन नहीं देगा। सर वो पतंग खरीदनी है, लोन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा ट्यूशन ज्वाइन करनी है उसके लिए लोन मिलेगा? ठेंगा लोन मिलेगा, पता लगा पढ़ने ही नहीं गए। तो बैंक सिर्फ उन पर्पसेस के लिए लोन देता है बच्चों जो
प्रोडक्टिव हो। सर सट्टा खेलना ही प्रोडक्टिव है सर, किसी न किसी को पैसा जीतेगा ही जीतेगा। देयर इज सम काइंड ऑफ अश्योरिटी कि आप उस पैसे को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, बट सट्टे में अश्योरिटी ऑफ रिटर्न नहीं है, इसलिए बैंक गैम्बल करने के लिए पैसा नहीं देता। सर शादी के लिए दे देगा पैसा, वो भी गैम्बलिंग ही माना जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता। क्या वो, हाँ पर्सनल लोन मिलेगा आपको, बट ये थोड़ा ही पर्सनल आप लॉटरी खरीद ले जाके। अगर आप बैंक से कहें मेरे को 1 लाख पर्सनल लोन लॉटरी खरीदनी है, मैनेजर कहेगा फिर से बोलो और लास्ट वाला वर्ड मत बोलना। तो अगर आप बोले 1 लाख पर्सनल लोन दे दो, हाँ ले लीजिए, बस काम खत्म। आप बैंक से बोलेंगे, पूछोगे नहीं किस लिए चाहिए, अगर पूछेंगे तो लोन दे नहीं पाएंगे। जैसे कभी कभार बच्चे की बोर्ड की कॉपी ठीक से जब पढ़ ली जाती है वो फेल हो जाता है, तो फिर आंसर ठीक से पढ़ ले, पता बकवास लिखा हुआ है, ऐसे चलो लंबा सा लिटरेचर लिखा, 2 नंबर दे दो कम से कम, शायद 27 नंबर आ ही जाए 80 में से। अंडरस्टूड क्या? तो इसको फिर हम अंडर सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी हम इसको एक सजा दे सकते हैं उसको कम से कम। बैंक को पता कैसे चलेगा, बैंक जब आपको लोन देगा तो बैंक देखेगा आप विड्रॉ कैसे कर रहे हैं। अगर आपने उसको प्ले विन या वो महाकाल लॉटरी इन सब में पैसा ट्रांसफर किया है तो बैंक फीस लगा देगा उसके ऊपर। क्या? हाँ तो अगर आप रीपे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर एक बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई, अब आपको पूरी दुनिया में कोई लोन नहीं देगा। ये पहले होता था, पहले लोग करते थे ऐसा, बट जब से सिबिल वगैरह आ गया, आपकी क्रेडिट रेटिंग होने लग गई, तो कितनी बार आप चीट करेंगे किसी को। अब तो लोग ये सब काम करते हैं, किसी और के एटीएम, सॉरी एटीएम कह रहा हूँ, पैन और आधार कार्ड पे इस तरह के पर्सनल लोन सैंक्शन करवा लेते हैं, और पता लगा आप कल को लोन लेने गए, वहां पता लगा 10 साल पहले आपने गैम्बल करने के लिए लोन लिया था, या बाइक खरीदने के लिए लोन लिया था बट लोन रीपे किया ही नहीं, अब चलो पहले उसको क्लियर कराओ जाके। तो ये भी बहुत होता है इंडिया में, अभी मेरे 1-2 रिलेटिव के साथ ऐसा हो गया था। चलिए भाई डन। सेंट्रल बैंक तो हम पूरा पढ़ चुके थे, इसमें बच्चों कुछ खास है नहीं, ये सब हो चुका था, दिस ऑल वी डिड। चलिए ये सब पढ़ चुके थे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट शक्तिकांत दास जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु केडर के, सीजन्ड फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेट, ऐसे लग रहा है जैसे वो ऑर्गेनो छोड़ गई है, सीजन्ड है। चलिए दिस ऑल वी हैव डन चिल्ड्रन। तो आई होप सो बैंकिंग में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। बाकी ये सब सिलेबस बढ़ाने के लिए सब लिखा गया, आलतू फालतू बकवास। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एसएलआर 3% की जगह 4.5 हो गया, सबको पता है, ये सब भी हो चुका है। समझ गए बच्चों? तो पूरी तरह से बैंकिंग होता है समाप्त। बहुत जल्दी आपको अगले 24 से 48 घंटे में एक बढ़िया धमाकेदार सेट ऑफ एमसीक्यू पेपर्स इसके ऊपर मिलने वाले हैं।